हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन जीएसटी। आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज के वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, राइट। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई क्या होती है। अगर इंटरेस्ट रेट होती है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, अगर इंट्रा स्टेट पता चल गई, मतलब विद इन द स्टेट पता चल गई, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। ऐसे ही मैंने उसी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे कि टैक्स रेट कितनी लगती हैं। गुड्स के लिए मैंने आपको 6 स्लैब्स बताए थे और सर्विस के लिए मैंने 4 स्लैब्स बताए थे। एक के लिए एक नहीं बताया था, मैंने बोला था उसकी जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर कोई भी स्टेट है, मतलब दूसरी स्टेट को अगर वो सप्लाई कर रहा है तो उसको आईजीएसटी लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा। ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके सिवाय हमने इसी बेसिस ऑफ चार्जेस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रेट्स कितने लगेंगे। मैक्सिमम रेट अभी हमारे इंडिया में 28% चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम आईजीएसटी कोई भी गवर्नमेंट अगर लगाना चाहे तो वो 40% लगा सकती है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी की अगर आपको लिमिट पूछी जाए तो 20, क्योंकि 20 सीजीएसटी और 20 एसजीएसटी करेंगे तो दोनों मिला के 40 हो जाएगा। और अगर आईजीएसटी की मैक्सिमम लिमिट करें तो 40। पर आज तक इंडिया में 28% हाईएस्ट है। तो ये सब मैंने आपको बताए थे। उसके सिवा मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि 4 स्टेट्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं। स्टेट क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, इस बारे में भी हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। तो ये सब जो भी अभी मैंने आपको बताया वो सब आपको अभी एमसीक्यूज या जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। और इसके सिवा एक रिविजन आपको और लगेगी, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन लेवल। कंपोजिशन लेवल क्या होती है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, मतलब कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कौन से स्टेट में? सारे स्टेट में सिवाय 4 स्टेट की। हमारे सिलेबस में अब भी आप अगर 1 साल पहले का वीडियो देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे 11 स्टेट दिए रहेंगे, वो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अब हम जिस ईयर में खड़े हैं, मतलब अभी आप इसके बाद में एग्जाम लिखने वाले हो, राइट। तो जो आप एग्जाम लिखने वाले हो आपके लिए सिर्फ 4 स्टेट, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। वो है MMNT, दैट इज आपको अगर याद हो, अगर वीडियो देखा होगा तो MMNT का फुल फॉर्म आपको पता होगा, दैट इज मणिपुर, यस, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, राइट। ये 4 स्टेट्स हैं जिनके जो आए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मैं बता रही हूँ ये क्यों बताया। इन 4 स्टेट को छोड़ के बाकी सबके लिए कंपोजिशन लेवल के लिए हमको टर्नओवर कितना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर कितना चाहिए, 1.5 करोड़, राइट। मतलब जिस भी ट्रेडर का 1.5 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकता है। और वो 4 स्टेट को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बाकी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। पर ये जो 4 स्टेट्स हैं MMNT, राइट, इन 4 स्टेट्स को में अगर उनका टर्नओवर 75 लाख से कम है, मैं रिपीट करें 75 लाख से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं। और अगर उनका टर्नओवर 75 लाख से जिस दिन भी बढ़ जाएगा, उसकी कंपोजिशन स्कीम अगर उनके पास में होगी भी तो भी वो उसके नेक्स्ट डे से लेके हट जाएगी। सेम थिंग अप्लीकेबल फॉर द अदर स्टेट्स ऑल्सो, मतलब जिसका 1.5 करोड़ टर्नओवर है। तो ये जो मैंने अभी थोड़ा सा रिवीजन किया, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है और अगर अच्छे से समझ के ये समझेंगे तो मतलब ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो मैंने बेसिस ऑफ चार्जेस और कंपोजिशन लेवल के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो देख लीजिए और उसके बाद में ये देखिए, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस के उनको घुमा के पूछने दीजिए, आप आंसर कर पाओगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस ऑफ जीएसटी और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन लेवल ऑफ जीएसटी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट मी मिनिमाइज माय वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं एमसीक्यूज,
राइट। सबसे पहला वाला टर्न करते हैं वर्टॉक्स थोड़ा सी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, व्हाट इज द, ये याद रखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑफ अ टर्नओवर इन अ डैश फाइनेंशियल ईयर इन इज टू बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लिमिट। मतलब कंपोजिशन के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं ना, फुल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, मैंने ना वहाँ पे कंट्री या सिटी का नाम नहीं डाला है। समझो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में डाल देते हैं नॉर्थ दिल्ली के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो नॉर्थ दिल्ली जो है वो MMNT में नहीं आता है। MMNT ये 4 वर्ड्स याद रखिए, डेट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, राइट। तो वो 4 को छोड़ के बाकी सबके लिए कितना है, 1.5 करोड़। तो ये क्वेश्चन अगर नॉर्थ दिल्ली से पूछते हैं तो 1.5 करोड़ आएगा, या 1.5 करोड़ आएगा, और ऑप्शन में नॉर्थ दिल्ली है तो वो डालना है, सेम थिंग। अब एक क्वेश्चन मैंने देखा था आपको स्टूडेंट को फर्स्ट आने के लिए दिया था देहरादून, राइट। देहरादून इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ सिटी, राइट। और ये किसके अंदर सिटी है, उत्तराखंड, राइट। तो उत्तराखंड MMNT में नहीं आता है, तो उसके लिए लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1.5 करोड़। जरा ये पूरा समझने की कोशिश कीजिए, कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे रही हूँ। अगर दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, तो उसके लिए 1.5 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़। और ऑप्शन में बाकी सब MMNT के बारे दिए और नॉर्थ दिल्ली दिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ दिल्ली। अभी ये कंफ्यूज करने के लिए देहरादून दे दिया है, तो आपको समझना होगा ये स्टेट नहीं है, ये सिटी है, और वो सिटी कौन सी स्टेट में वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम थिंग ये जो शिमला है, अगेन शिमला क्या दिया है, सिटी, और वो किस में आती है, HP में, राइट। तो वो MMNT में नहीं आती है, तो उसके लिए भी लिमिट क्या हो जाएगी, 1.5 करोड़। सेम थिंग आसाम, ऑब्वियसली, तो उसके लिए भी क्या है, सॉरी टू से यहाँ पे 1.5 करोड़ आएगा, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो 1.5 करोड़ है। और अब आ गया आपका काम का, डेट इज मणिपुर, राइट। ये MMNT में आता है। मणिपुर के लिए हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 75 लाख। सेम थिंग नेक्स्ट आ गया आपका त्रिपुरा, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगी, 75 लाख। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये इनमें से कोई सिटी या कोई स्टेट दिए रहेंगे, और आपको ये लिमिट लिखनी है। ये अगर सेम में घड़ी घड़ी बात रिपीट करने को अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैं एक बार आपको लास्ट टाइम रिवाइज कर दूं कि देखिए ये 1.5 करोड़ जो है वो अभी की लिमिट है। इससे पहले जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने लिखा था या उससे लास्ट ईयर स्टूडेंट ने लिखा था, उनके लिए ये लिमिट जो है 1 करोड़ और 50 लाख था। तो अगर आप जूने वीडियो देखोगे और आप कंफ्यूज होकर चले आओगे कि यहाँ पे 1.5 करोड़ लिखा है और वहां पे तो 1 करोड़ बोला है क्या, तो याद रखना GST में मेरा वीडियो नहीं, किसी का भी आप वीडियो देखें तो प्लीज लेटेस्ट वीडियो देखिएगा। तो वो आपको लेटेस्ट मतलब जो आपके एग्जाम से 2-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, या विद इन 1 ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल के बाद से लेके अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च से तक के बीच में जो वीडियो होंगे, जिस भी ईयर में आप एग्जाम लिख रहे हो वो वीडियो देखेंगे तो आपको अपडेटेड जो भी GST काउंसिल अपडेट करती रहती है वो वीडियो बनते हैं। तो यहाँ देखिए वो ये मिस्टेक यहाँ पे वही है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था इट वाज 1 करोड़, बट नाउ इट इज अ 1.5 करोड़। इट इज नॉट माई मिस्टेक बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज 1 करोड़। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैक्सिमम रेट पूछा है, लेकिन देखिए मैक्सिमम रेट पूछा है, लेकिन यहाँ देखिए ये C लगाया, यहाँ S नहीं I लगाया है। तो S और I का डबल होना चाहिए, मतलब अगर मैक्सिमम S में समझो 10% लगा सकते तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको ढूंढनी होगी। तो ये देखिए 20-30 ये डबल नहीं है, तो इसको सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, राइट। सेम थिंग यहाँ जरा देखिए 15-40, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डबल चाहिए हम लोगों को, राइट। अगर यहाँ पे S और यहाँ C और यहाँ S होता तो आधा आधा चाहिए था। आपको पहले ये थोड़ा सा ये भी ध्यान पे रखना है, राइट। अब ये दोनों हो सकते हैं, राइट। और अगर आपने मेरा पहले वाले वीडियो सुने होंगे तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 40% तक ले सकते हैं। भले हमारे इंडिया में अभी 28% हाईएस्ट चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम हम कहाँ तक ले सकते हैं, IGST 40 तक। अगर IGST 40 तो CGST कितना होना चाहिए, 20,
राइट, क्योंकि CGST 20 लेंगे तो SGST भी हमारा क्या हो जाएगा 20, तो दोनों मिला के 40 हो जाएगा और IGST 40। तो आपको मालूम है अगर ये दोनों गवर्नमेंट अलग अलग लगाती हैं तो उस हिसाब से लगाती हैं, और IGST लगता है तो डबल लगता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो डबल है, हाँ यहाँ पे भी डबल है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस किया था और ऑलरेडी काउंसिल में दिया हुआ है कि 40% तक मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। एटलीस्ट एक पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, इस डिस्कशन से पता होना चाहिए कि ये कैसे हमको रूल्ड आउट करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। On which supply GST shall be levied with effect from such notified date by the government on the council recommendation। मतलब कि एक नीचे दिए गए कुछ ऐसे अमाउंट होंगे या ऐसे आइटम्स होंगे जिसके ऊपर अभी GST नहीं लगती है, लेकिन लगेगी। कब कब लगेगी? जब से लेके गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफाइड डेट देगी विद द हेल्प ऑफ GST काउंसिल, राइट। तो यहाँ जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, ये मेरे पहले वीडियो में मैंने बोला था कि ये तो GST के अंदर आता ही नहीं है, राइट। तो इस अगर ये है तो इसका मतलब क्या, अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बी आता ही नहीं, आएगा ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोला है अभी तक। तो A एंड B तो हमारा होगा ही नहीं, राइट। अब ये देखना ये है कि नहीं, तो अगर ये है तो ये आंसर हमारा हट जाएगा। तो अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अब भी एट प्रेजेंट GST नहीं लगाई गई है, पर उसको कभी भी GST के अम्बिट में या अम्ब्रेला में ला सकते हैं, राइट। और वो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। तो एक यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो तो हमें मिल गया, लेकिन इसके सिवाय एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं जरा वो भी आपके साथ में डिस्कस कर देती हूँ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ GST अम्बिट फॉर डैश, और ऑप्शन में आपका रहेगा 2, टेम्पररी और परमानेंटली। तो वहां पे आपको क्या करना है, टेम्पररी को टिक मार्क करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बना सकते हैं। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मैंने नाम भी आपको बताए हैं, वो भी थोड़ा सा याद करके चाहिएगा, क्योंकि समटाइम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बोल के उन 5 में से कुछ एक देंगे, तो आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके लिए बोलता है। GST इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट, सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन डैश। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, देखिए सर्विस की। सबसे पहले है स्पॉन्सरशिप सर्विस, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर बाय एयर, और ऑल ऑफ अबव, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको 12 सर्विसेज बताई थी, अगर आपको स्टोरी याद हो तो मैं बता दूं। सागा डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट एंड एजेंट्स आर दी आर दी एजेंट्स ऑफ दी गवर्नमेंट, राइट। तो ये मैंने 12 सर्विसेज आपको याद कराई थी। सागा में जो सेकंड वर्ड, जो सागा में जो फर्स्ट वर्ड था वो स्पॉन्सरशिप सर्विस था, तो ये एक आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं ये है क्या। और उसके सिवाय हम लोगों के पास में GTA भी रहा, मतलब कि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंट्स। याद रखना, ये आपको मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो GTA सर्विस थी वो अप्लीकेबल है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा अच्छे से, वो अप्लीकेबल है ओनली फॉर द रोड, मतलब कि बाय रेल। और अगर बाय एयर कुछ भी हो रहा है तो वो GTA में नहीं आता है। अगर आपको सागा का एक वर्ड याद हो तो मैंने आपको वहां पे बताया था, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंट, राइट। सागा में एक ये वर्ड भी था। तो ये जो GTA है, राइट, तो वो GTA जो भी बात करता है सिर्फ रोड्स की बात करता है, मतलब जो रेल और एयर से जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको कंसिडर नहीं करता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डालने का मतलब ही यही था कि अगर उस वीडियो में मैं अगर ये सारी बातें बोलती तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले ही आपके लिए 12 सर्विसेज याद करना जिसमें रिवर्स चार्ज होता है वो पहले से आपके लिए डिफिकल्ट था, और उसमें मैं अगर ये रेल एयर सब डालती तो आपको कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने इसको सेपरेट क्वेश्चन डाला कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। लेट अस मूव, लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 टेल्स टू यू।
क्वेश्चन नंबर 5 में है डैश सप्लाई शेल अट्रैक्ट द आईजीएसटी, मतलब कि अभी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना है कि किस में आईजीएसटी लगता है, राइट। मैंने आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इंट्रा और इंटर स्टेट होती है, तो इंट्रा स्टेट में तो विद इन द स्टेट होता है, और इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम और इन टू डिफरेंट स्टेट, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उधर आईजीएसटी लगता है। तो देखिए आपका ऑप्शन है इंट्रा स्टेट, सेकेंड है इंटर स्टेट, बोथ ऑफ अबो और नन ऑफ अबो। अब ये तो एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए डाला है। ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट, और अगर ऑप्शन में कभी इम्पोर्ट दे दी तो वो उस पर भी आईजीएसटी लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड पार्ट भी है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल ऑन डैश, मतलब कि रिवर्स चार्ज किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और अभी आपको नीचे ऑप्शन देंगे, जरा देख लीजिए। ओनली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ओनली ऑन इंट्रा, जरा ध्यान दीजिए, खाली इंट्रा मतलब विद इन दी स्टेट के ऊपर लगती है रिवर्स चार्ज, या सिर्फ इंटर स्टेट, या बोथ, या नन। और अगर आपको रिवर्स चार्ज की बात, अगर मेरे वीडियो सुने होंगे तो मैंने सिर्फ इंट्रा या इंटर के ऊपर लगती है ऐसा कभी भी नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली बहुत फोकस करती, राइट। तो यहाँ पे आपका जो नो डाउट आंसर है, यू नो RCM is applicable on both, that is the inter as well as intra। तो याद रखिए इस तरीके के थोड़ा से कंफ्यूजिंग टाइप आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने बेसिस ऑफ चार्जेस का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो ये आंसर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या लाता है। ये जरा देखिए, घुमा के थोड़ा सा पूछा है, अगर मैं आपकी जगह होती तो ये यहाँ उल्टा पढ़ती, लेकिन ठीक है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। उनको ना थ्रेशोल्ड लिमिट चाहिए ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर किस, कौन से ईयर की, पिछले ईयर की, प्रेसिडिंग ईयर, मतलब ऑब्वियसली जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। आपको मालूम है ये साल खड़े रह के प्रीवियस ईयर की टैक्स लगाते हैं, राइट। काय के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम के लिए। पर वो जो ट्रेडर है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए जाना चाहता है वो किधर है, मुंबई में है। अब ये जो मुंबई में है, इसका मतलब ये महाराष्ट्र स्टेट में है, इसका मतलब वो MMNT में नहीं है, क्योंकि MMNT का फुल फॉर्म है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, राइट। तो उसमें नहीं आता है। तो मुंबई में अगर है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कंपोजिशन स्कीम की क्या होना चाहिए, लेस देन 1.5 करोड़। जरा आंसर ऑप्शन देख लेते हैं है क्या। एक दिया 30 लाख, ऑब्वियसली ये नहीं है। 10 लाख तो किसी के लिए भी नहीं है, राइट। 30 lakhs एज वेल एज 10 lakhs किसी के भी लिए नहीं है। 50 lakhs अभी एट प्रेजेंट ये साल किसी के लिए नहीं है। 75 lakhs अगर होता तो थोड़ा हम सोचते भी, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। तीसरा आया 1,50,000 और नेक्स्ट आया है 75 lakhs, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,50 lakhs। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 1,50,000 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 करोड़। तो जरा ये ऑब्जेक्टिव डालने का क्या मतलब था, आप अमाउंट लैक्स में देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि अगर आप किसी भी बुक में से ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, पर मैंने यहाँ पे जानबूझकर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजिंग हो। तो आई होप सो माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। अवर आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या लेके आया है। डैश ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है, क्या है, एक्सक्लूडेड मतलब निकाला जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। अगर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय वाला स्लाइड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ लेते हैं सिवाय इनवर्ड, जितनी भी इनवर्ड सप्लाई हुई होगी वो, और कोई भी जीएसटी या कोई भी टैक्स आपने भरा होगा, सेल्स टैक्स, कुछ भी कस्टम ड्यूटी सब में दिया रहेगा तो वो नहीं लेना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सब कुछ लेना है, हर एक सेल सप्लाई लेनी है, आउटवर्ड, सिर्फ इनवर्ड सप्लाई नहीं लेनी है। तो चला देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ये तो लेना है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ये भी लेना है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लेना है। यहाँ आ गया आपका ऑप्शन वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, और इसके साथ में
ऑन विच द टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, राइट। तो ये नहीं लेना है, इनवर्ड सप्लाई नहीं लेनी है और कोई भी टैक्सेस नहीं लेनी है। तो हमको आंसर मिल गया, हमारा आंसर है D1। I hope so you are getting the objectives. Let us move ahead. अब आ गए आपके पास में ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कर्नाटका इज ₹1.5 करोड़। ये कर्नाटका जो है वो MMNT में नहीं आता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम इज, याद रखिए आपको अगर मेरा स्लाइड याद हो तो आइसक्रीम, पान मसाला और ये वाले जो थे वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जाने नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो एलिजिबल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नॉट एलिजिबल होता तो ट्रू होता। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट जरा इजी था, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये अभी इम्पोर्टेंट है, लीगल सर्विस। अब ये सागा वाली स्टोरी। सागा, अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा तो आपको मालूम होगा, सागा डायरेक्टर आर्टिस्ट और द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें लीगल सर्विसेज भी आ जाती है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एडवोकेट इज सब्जेक्ट टू द RCM, मतलब वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाता है। यस, ट्रू। वही 12 सर्विसेज हैं में से ये एक सर्विसेज है। आगे जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर सब्जेक्ट टू द RCM, मतलब जो एक्सपोर्ट सर्विस करते हैं उसमें रिवर्स चार्ज लगता है क्या? फॉल्स है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में RCM लगता है, न कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लाया है। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज for ₹20,000 to Mr. Y of पुणे। जरा ध्यान दीजिए, ये जो मुंबई का बंदा है, राइट, पर्सन फ्रॉम मुंबई, राइट, सप्लाइंग गुड्स टू Y ऑफ पुणे, ये दोनों ही क्या है? विद इन द स्टेट है। तो ये क्या पूछ रहा है? SGST और CGST का जो रेट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच। मतलब कि आपको पहले ये डिसाइड करना है इंटर है कि इंट्रा है। अगर इंट्रा है तो SGST और CGST कितना लगेगा? 9%, तो 18 हो गया। और अगर इंटर स्टेट है तो वो कितना लगेगा? IGST है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है? टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एक्स, मतलब कि जो मिस्टर एक्स है, राइट, ये जो मिस्टर एक्स है वो क्या करेगा? वाई को कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। ऑब्वियसली 20,000 तो देगा ही देगा, लेगा ही लेगा, चार्ज करेगा ही करेगा, पर उसके सिवाय क्या करेगा? वो CGST और SGST चार्ज करेगा या IGST चार्ज करेगा? एक क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? हु इज लेबल टू पे द GST, जो गवर्नमेंट को GST कौन करेगा? मतलब कि कहीं ये रिवर्स चार्ज तो नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली एक्स पे करेगा, लेकिन कितना पे करेगा वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देख लेते हैं। ये देखिए, आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। सबसे पहले आप अमाउंट लिखेंगे। ये दो कॉलम होंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले आप जितनी की सर्विसेज हैं या गुड्स हैं वो लिखेंगे। और ऑब्वियसली मुंबई और पुणे विद इन दी महाराष्ट्र स्टेट आ जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? CGST और SGST का केस हो जाएगा। तो 9% आप लगाएंगे CGST और 9% लगाएंगे आप SGST, और ये हो गया 9% ऑफ 20,000 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा 1,800 और 1,800, और सब ऐड करोगे तो ये हो गया 23,600। तो यहाँ पे जो ए का आंसर है, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एक्स, तो ये हो गया हमारा जो एक्स वाई को चार्ज करेगा वो हो जाएगा 23,600, उसका आंसर दे दिया। और सेकंड आपको पूछा है हु इज लायबल टू पे दिस GST, तो यहाँ पे कौन पे करेगा? सी वाई देगा, लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करेगा वो पूछ रहे हैं, तो वो एक्स पे करेगा। अगर ये रिवर्स चार्ज होता तो हम क्या लिखते? वाई पे करेगा। तो ये रिवर्स चार्ज का यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इट्स नॉर्मल सम। तो इस तरीके से किया जाता है। एक और सम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक मिस्टर सी है, ओके, ऑफ TN दैट इज अ तमिलनाडु। एक वो सर्विस दे रहा है 20,000 की, किसको? मिस्टर M ऑफ महाराष्ट्र। अब ये तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स हैं,
राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। IGST लगेगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि उसको SGST और CGST जो है वो 9% है, ईच 9 करेंगे तो 18, और अगर वो IGST है तो वो 18% होगा। राइट, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया था, पर आपको डिसाइड करना है। अभी ये IGST का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ही करेंगे, लेकिन देखिए कैसे करेंगे। पहले देख लेते हैं इसको चाहिए क्या। सबसे पहले तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर C है, और उसके बाद में कौन GST पे करेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले से देखिए ये कैसे डिफरेंट है। ऑब्वियसली पहले तो 20,000 लिखेंगे जितनी की सर्विस हमने दी है, और यहाँ पे क्योंकि IGST का केस है तो सिर्फ डायरेक्टली 18% लगेगा, और ये अमाउंट हो गया आपका। तो वहाँ पे अगर पहले वाला क्वेश्चन याद हो तो 1,800 और 1,800 अलग अलग था, यहाँ पे एक ही होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है B वाला क्वेश्चन, कौन पे करेगा, तो वो कौन पे करेगा, C, बिकॉज C इज अ सप्लायर। यूजुअली सप्लायर ही पे करता है, सिवाय जो रिवर्स चार्ज में आते हैं। और कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, आप जरा वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हर जगह रिपीट नहीं की जा सकती। आगे जाते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आता है। ये क्वेश्चन है दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है ऑब्वियसली कंपोजिशन लेवे के ऊपर ये क्वेश्चन है। जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है मिस्टर रहीम, थोड़ा थोड़ा चीजें अंडरलाइन कर देते हैं। सेलिंग मतलब ये सप्लायर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी गुड सप्लाई कर रहा है, वो एग्जेम्प्टेड जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगती है वो। और ब्रैकेट में बताया भी है लिक्विड। ऑब्वियसली तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि कोई और लिक्विड होता तो उसके ऊपर टैक्स लगती थी। यहाँ पे उसने क्या बोला है, एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल, तो वो ये होगा। ओके, और आगे देखते हैं क्या दिया है इन्फॉर्मेशन। इसका जो टर्नओवर है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर नहीं दिया है, कैलकुलेट करना है। 35 लैक्स है, 10 लैक्स है, और 15 लैक्स है। लैक्स गुड्स विच आर लिवे टू द GST, राइट। ये तीन अलग अलग सेल का हमको टोटल करना है। और उसने पूछा क्या है, एग्जम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल रेस्पेक्टिवली, मतलब कि सारे की सारी जितनी भी है वो उसके क्या है, नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। तो वो अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, whether मिस्टर रहीम इज एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अभी कंपोजिशन स्कीम के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, 1.5 करोड़ से कम की सेल होनी चाहिए उसकी, मतलब सप्लाई होनी चाहिए। तो वो तो दिख ही रहा है, 35 + 10 + 15 करोगे तो वो नहीं हो रहा है। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि अगर उसकी 1.5 करोड़ के लिए नहीं हो रही है तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो आपके हिसाब से अगर खाली थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे तो जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता है। क्यों, जरा देख लीजिए। क्योंकि वो ऐसी चीज में डील कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगती है, मतलब जिसके ऊपर GST नहीं लगती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, जरा देख लीजिए। इवन दो द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द 1.5 करोड़, मिस्टर रहीम इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। रीजन देना है क्यों, बिकॉज ही इज एंगेज इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज नॉट लिवेबल to the tax under CGST Act. Hence, under Section 10, Subsection 2, Subsection C, he is not eligible to opt for the composition levy. इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना होगा, राइट। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में जरा आपको सब कुछ देखने का रहता है, कौन से स्टेट से है, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, कौन सी चीज़ों में डील कर रहा है, कौन सी सर्विस में डील कर रहा है, कहीं वो एग्जाम्प्ट में तो नहीं आता है। तो ये सारी बातों का आपका ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन स्कीम। Let me minimize my video, otherwise you will not able to see the question. Sorry for made you wait. तो ये एक और क्वेश्चन है। एक्स, जो मिस्टर एक्स है, हु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला। अभी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
राइट। आपको भी पता चल गया मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला क्या होगा। फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर द बिस्कुट्स। मतलब कि वो पहले से पान मसाला में डील करता था, पर अभी वो उसको बिस्कुट्स, पान मसाला के साथ साथ में बिस्कुट्स भी बनाने हैं। किसके लिए? रूरल एरिया के लिए। अलॉन्ग विद द पान मसाला ही वांट्स टू बिस्कुट बनाने के बाद वो पूछ रहा है, ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। हिज टर्नओवर फ्रॉम बोथ बिजनेस, मतलब कि पान मसाला और बिस्किट के दोनों के टर्नओवर से उसका जो सेल है या सप्लाई जो है, डेट इज नॉट मोर देन 50 lakhs। 50 lakhs से ऊपर नहीं है। तो ये अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जरा देख लीजिए कि वेदर ही शुड गो फॉर द कंपोजिशन स्कीम। वन उसको कब से लेके चाहिए? 1/4/2019 से लेके। जरा देख लेते हैं। अगर कंपोजिशन स्कीम का अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम में कैसे होता है ना, अगर आपको एक यूनिट के लिए मिला तो वो सबके लिए अप्लीकेबल होता है, और अगर आपको एक के लिए नहीं मिला तो वो किसी के लिए भी नहीं मिलता है। तो पान मसाला जो है वो पान मसाला, आइसक्रीम और आपको मैंने बताया था टोबैको, ये जितने भी हजार्डियस प्रोडक्ट्स हैं वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पान मसाला अगर बिस्किट के साथ में बना रहा है तो पान मसाला के लिए नहीं मिलेगा, तो वो उसको बिस्किट के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जिसके पास में एक पैन नंबर है उसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबको कंपोजिशन या तो मिलेगा, या तो अगर एक को नहीं मिलेगा तो सबको नहीं मिलेगा, ऐसा रूल है। तो लेकिन आप आंसर कैसे लिखोगे जरा देख लेते हैं। लेट अस सी हाउ यू विल राइट योर आंसर। X manufactures the pan masala. A manufacturer of ice cream, pan masala, and tobacco products cannot opt for the composition scheme. He is not eligible for the composition scheme. He will pay GST normal rate on all the supply of pan masala as well as supply of biscuits. तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। और इसके सिवाय एक और आंसर आप यहाँ पे जो मैंने लिखा नहीं है और लिख सकते हैं कि अगर किसी जिसको भी एक पैन नंबर है, अगर उसको एक यूनिट के लिए कंपोजिशन स्कीम मिलती है तो वो अप्लीकेबल हो जाती है सारी यूनिट्स के लिए। और अगर वो एक के लिए, मतलब जैसे पान मसाला है यहाँ पे, उसको एक के लिए कंपोजिशन के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है तो उसको किसी के लिए भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो ये रूल है और ये मैंने आपको समझाया था। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने कोशिश करी है कि कंपोजिशन स्कीम में भी एज वेल एज बेसिस ऑफ चार्जेस में भी सिंपल सम नहीं लेके, ताकि ऐसे थोड़े से घुमा के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप किसी भी टेक्स्ट बुक के पीछे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है कि बेसिस ऑफ चार्जेस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कंपोजिशन स्कीम के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, कि ताकि आप आपके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को एजुकेशन पहुंच सके। तो इस आप अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो का स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।